नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट। तो भाई ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक और बात है, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो सर क्या इंपॉर्टेंट है? मुश्किल से मान के चलो 5-7 हेडिंग्स है जिन पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो हेडिंग्स है मुझे लगता है वो एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इसको कैसे पढ़ना है? पहली बात तो ये बहुत आसान है, मैं पूरा अभी आपको आधे घंटे में के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा। आप बस ये समझो कि जैसे ये आपका लेक्चर हो जाए ना, रिवाइज हो जाए जब ये, आप क्या करना, इसका मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं। तो उसमें केवल एमसीक्यू ही सॉल्व कराऊंगा, तो उस बहाने आपका चैप्टर एक बार और रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है। सर हमारे पास इतना टाइम कहाँ है सर, हम नहीं करेंगे एमसीक्यू सॉल्व। मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, आप उससे सॉल्व कर लेना। ऐसा भी कर सकते हैं, राइट ना। चलो तो क्या करना है, अभी रिवाइज करना है सर। तो स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से। देखो सबसे पहली बात समझो, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 की कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा साथ में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर ना कुछ स्टेट में अलग से एक्ट बने होते हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके खुद के एक्ट हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, तो वो एक्ट के भी प्रोविजंस दिए हैं। तो कुल मिला के पहली बात हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक एक्ट के प्रोविजन भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट से लेकर कुछ बातें हमें पढ़नी है। और लास्ट है ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ए और बी इन दोनों पर एक ही इसी वीडियो में पूरी बातें अपन कर लेंगे। और जो ये वाला पोर्शन है इस पर मैंने 20 मिनट का अलग से वीडियो बना दिया है, 20-25 मिनट जितना भी है आप देख लेना, तो मस्त रिवाइज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पोर्शन है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, है ना। चलो तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। मैं एक बार रीड सब कुछ करूंगा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत लैंग्वेज रहे, है ना। पर स्पीड में कर दूंगा क्योंकि उतना काम का नहीं है। क्या लिखा है सर, ये एक ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो कि वॉलंटरीली मतलब इच्छा से मिलते हैं फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड एंड एस्पिरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ओन एंटरप्राइज। ऐसा समझ लो, म्यूचुअल हेल्प के लिए कुछ लोग मिलकर आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ऐसा समझ लो कि नॉर्मली जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है वो लोग ऐसी चीज़ों में एंगेज होते हैं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, तो फिर कोई और हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा और हम अपना तो एक साथ यूनिटी का जो पावर है उसको हम यूज़ कर पाएंगे, ऐसा है ना। ये समझो अभी मैं जो भी बता रहा हूँ ना वो बहुत ही जनरल है, उससे कोई खास उसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम के एंगल से। थोड़ी देर में पूरा जो काम का मैटर है वो शुरू होगा, है ना। बस 2 मिनट सुन लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो है उसको सेंट्रल एक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक बात है। फिर क्या लिखा है, कुछ ऐसी भी स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जिनकी खुद के स्पेसिफिक एक्ट हैं। इन स्टेट्स ने खुद के अपने एक्ट बना रखे हैं फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। एंड जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर को क्या होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए ना विद द प्रोविजंस ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट। तो भाई अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के भी प्रोविजंस पता होना चाहिए। और अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मतलब मुझे महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके भी प्रोविजन पता होना चाहिए। ऐसी बातें इन्होंने कही है। नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई जाती है सर? सर फॉर एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन एंड एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम दी आउटसाइड फोर्सेस। कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा अगर हम सब लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। तो जैसे किसान नॉर्मली बना लेते हैं, ठीक है, कि हम मिलकर अपना सारा प्रोड्यूस एक साथ मिलकर ही बेचेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा हो जाता है, कोई उनको फिर एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता है। लास्ट पॉइंट में ये बताया कि जो सीए है उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ये कहा कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में बहुत रोल होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको ऑडिट तो करना ही है, मतलब एक सीए से उम्मीद की जाती है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट तो करो ही, साथ में आप अदर प्रोफेशनल सर्विस भी उन्हें प्रोवाइड करो और प्रोवाइड कर भी रहे हैं। जैसे कि उनके अकाउंट्स बनवाने में हेल्प करो, अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में हेल्प करो, इंटरनल ऑडिट कर दो उनका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज दे दो या टैक्सेशन सर्विस। कुल मिलाकर ऑडिट के अलावा और भी सर्विसेज सीए को देना चाहिए कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं उनके लिए, और वो सीए प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक बिल्कुल ही बेसिक जनरल बातें हैं कि थोड़ा आइडिया मिल जाए। मेन जो है वो यहाँ से शुरू होना। क्या लिखा है, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड ऑफ सम स्पेसिफिक एक्ट, ठीक है। तो
हमें टोटल ये 12 हेडिंग्स हमें कवर करनी है, 12 हेडिंग्स रिवाइज करनी है। सबसे पहली हेडिंग क्या है सर? सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 क्या बोलता है? सेक्शन 17, और कहीं मैं सेक्शन याद करने को नहीं बोलूंगा, बस इतना बोल रहा हूं क्योंकि इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या बोलता है सर? देखो, ये कहता है कि जो रजिस्ट्रार है वो खुद या किसी और पर्सन से हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कि रजिस्टर्ड है उसका एटलीस्ट साल में एक बार तो ऑडिट करेगा ही। अब क्वेश्चन ये कि क्या हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट मैंडेटरी है? आंसर इज यस। साल में एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होगा ही। कौन करेगा? या तो रजिस्ट्रार खुद करेगा, या रजिस्ट्रार किसी और पर्सन को ऑथराइज करेगा, अपॉइंट करेगा कि जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करके आओ। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इस ऑडिट में क्या चेक किया जाएगा? तो इसमें एग्जामिनेशन किया जाएगा ओवरड्यू डेट्स का और असेट्स लायबिलिटी वगैरह वगैरह सबका। तो यहाँ पर केवल इतना ही लिखा है, ओब्वियसली हम सारी चीजें एग्जामिन करेंगे, पर मेन फोकस कहाँ रहेगा? ओवरड्यू डेट्स को चेक करने पर और असेट लायबिलिटी को वैल्यू करने पर या वेरीफाई करने पर या एग्जामिन करने। तीसरी बात क्या बताइए सर? कि जो रजिस्ट्रार होता है या फिर जो उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है या कोई और पर्सन जिसको रजिस्ट्रार ने स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से क्या करा हो? ऑथराइज करा हो। 3 लोग हो गए, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ने जिस पर्सन को ऑथराइज करा हो वो, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर। इन तीनों के पास पावर है कि ये लोग कभी भी जाकर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स एंड सिक्योरिटीज जो भी हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। कितने लोगों को अधिकार है? रजिस्ट्रार ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया है उसको, और कलेक्टर को। ये 3 लोगों को अधिकार है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स या जो भी हैं उनको किसी भी दिन जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और वहां पर जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सब इंफॉर्मेशन इन लोगों को प्रोवाइड करें जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग से रिलेटेड है। क्या ये क्लियर है? क्या ये तीनों बातें क्लियर हैं? हाँ सर, बहुत जनरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, देखो भाई एमसीक्यू बन सकता है। अगर आपने सेकंड वीडियो जो मैं एमसीक्यू का बनाने वाला हूँ वो देख लिया तो मस्त रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। तो भाई 3 लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकते हैं। कितने लोग? 3। एक तो सीए, दूसरा जिसने जीडीसीए करा हो, मतलब पर्सन होल्डिंग अ गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स, गवर्नमेंट डिप्लोमा जीडीसीए गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स जिसने करा हो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकता है। और जिसने कभी भी गवर्नमेंट के किसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर वर्क करा है, जिसने गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कभी भी एज एन ऑडिटर काम करा है वो भी ऑडिटर बन सकता है। तो 3 लोग हैं, या तो सीए बन सकता है, या फिर जिसने जीडीसीए करा हो, या तो सीए या जीडीसीए, और या फिर जिसने गवर्नमेंट के किसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और एज एन ऑडिटर काम करा हो। ठीक है ना? ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? सिंपल सर, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रजिस्ट्रार करेगा, हर काम यहाँ पर मम्मी करती है, रजिस्ट्रार करते हैं। रजिस्ट्रार क्या करेंगे सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? और रजिस्ट्रार के बिहाफ में वो इंसान ऑडिट करेगा, और जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो सबमिट करेगा ही ऑडिटर, और रजिस्ट्रार को भी सबमिट करेगा। देखो क्या लिखा है? एंड सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू हिम, मतलब रजिस्ट्रार और सोसाइटी दोनों को ऑडिटर रिपोर्ट करके बनाकर दे देगा, रिपोर्ट बनाकर इन दोनों को दे देगा। दूसरा क्या लिखा है? ऑडिट फीस आर पेड बाय सोसाइटी। फीस किसको पे करना है? सोसाइटी को ही पे करना है भाई। लेकिन लिखा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी स्केल ऑफ फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय रजिस्ट्रार। इसका मतलब जो फीस रजिस्ट्रार ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, फीस की स्केल जो प्रिस्क्राइब कर रखी है कि इतनी इतनी फीस हो सकती है, उसी के हिसाब से होगी। लेकिन पेमेंट किसको करना है? सोसाइटी को करना है। ध्यान रखें, पेमेंट सोसाइटी को करना है। भाई तुम्हारा ऑडिट हो रहा है, पेमेंट तो तुमको करना पड़ेगा, लेकिन फीस क्या होगी वो रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। हर काम रजिस्ट्रार कर रहा है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। फिर क्या लिखा है? बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या लिखा है सर? मैंने हमेशा बताया बेटा, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट की बात हो तो किसकी बात करोगे? कुछ याद ना आए तो MASC, मास्क, MASC बुक्स बनाना है। मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, पैसे की आने जाने का रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है। A फॉर असेट एंड लायबिलिटी का रिकॉर्ड, S फॉर सेल्स एंड परचेज का रिकॉर्ड, C फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड। नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में यही आते कंपनी एक्ट के हिसाब से। बाकी जगह भी आपको इन्हीं से मिलते जुलते आंसर ही दिखाई देंगे। तो क्या लिखा है सर? एज पर सेंट्रल एक्ट अ स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द बुक्स एंड अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेंट्रल एक्ट कहता है
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है कि किसी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि उनके स्टेट में काम कर रही है उसको कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करना है। जैसे कि महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक्ट है, उसने क्या बोला है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार एज फॉलोइंग। मतलब महाराष्ट्र वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से देखें तो आपको ये बुक्स बनानी है। कौन कौन सी? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड मतलब एम, सेल्स एंड परचेज, असेट्स एंड लायबिलिटी। समझ गए आप बात को? तो इसका मतलब MAS तक तो है, कॉस्ट रिकॉर्ड बस नहीं है। वैसे भी कॉस्ट रिकॉर्ड तो यार कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज को ही बनाने पड़ते हैं ना, अपन जानते हैं जो उस टाइप के काम कर रहे हो। अब लेकिन जो लिखा है इस पर अगर क्वेश्चन आया तो नॉर्मली बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं लगा रहा हूं R। ये तो सब बता देंगे। कौन से? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड का रिकॉर्ड, असेट लायबिलिटी का रिकॉर्ड, सेल्स परचेज का रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड, ये तो सब बता देंगे। हालांकि यहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं है, पर कह रहा हूँ कि नॉर्मली कॉस्ट रिकॉर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ करना है, कुछ मेंटेन करना है, वो ध्यान देना। चलो हम याद भी करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना। इन केस ऑफ लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स एंड रजिस्टर सेल बी मेंटेन्ड। अगर बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपको और भी सारे रजिस्टर्स और बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ। एंड द डेली समरी टोटल्स विल बी ट्रांसफर टू मेन कैश बुक। ठीक है, और डेली समरी बुक्स भी बनाना है, फिर उनका जो मेन टोटल होगा वो आप मेन कैश बुक में ट्रांसफर कर देंगे। अब बताओ वो बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? भाई लोगों ध्यान दो, ये अगर आ गया तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि याद नहीं होगा। क्या लिखा है सर? एक तो बनाना है डेली कैश सेल्स समरी रजिस्टर। डेली अपन जो सेल्स कर रहे हैं उसमें जो कैश में आ रहा है उसका समरी रजिस्टर बनाना है। डेली कैश सेल्स समरी रजिस्टर, डेली कैश सेल्स समरी रजिस्टर। क्या ये क्लियर है? फिर अ रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इफ क्रेडिट सेल्स आर अलाउड बाय बायलॉज ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी क्रेडिट सेल्स भी करती होगी तो उसके डेटर भी होते होंगे, तो डेटर से कैश आता होगा, तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर बनाना है। कितना बढ़िया, कैश 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 कैश। देखो ना, डेली कैश सेल्स समरी रजिस्टर, डेली कैश सेल्स समरी रजिस्टर, ये भी तो कैश रजिस्टर ही है एक तरीके से। बस इसमें केवल स्पेसिफिक पैसा लिखना है। स्पेसिफिक मतलब कौन सा? जो डेटर से आ रहा है। देखो ना क्या लिखा है, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो अपन एक तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ भी जो पैसा आया है उसका ही रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो एक तो डेली कैश सेल्स समरी रजिस्टर, और अगर क्रेडिट सेल्स करते हो तो जो डेटर से कलेक्शन आ रहा है उसका रजिस्टर। फिर क्या लिखा है, अ रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम सैलरीज एंड डायरेक्टली बाय रिसीप्ट फ्रॉम मेंबर्स इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी। अगर क्रेडिट सोसाइटी है, मतलब जिसका काम उधार देना है, अगर उसने उधार दिया है, ऑब्वियसली उधार ही देगी वो, तो ऐसे केस में जो रिकवरी ऑफ लोन्स होती है उसका भी रजिस्टर मेंटेन कर, रिकवरी ऑफ लोन्स का भी रजिस्टर मेंटेन करना है। कभी कभी अगर आपने अपने ही लोगों को दिया है उधार तो उनकी सैलरी से भी डिडक्ट कर सकते हो, तो वो सारा डेटा भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो लोन अगर दिया है जो कि नॉर्मली क्रेडिट सोसाइटी में होगा तो उसके रिकवरी का रजिस्टर बनाना है। और अगला पॉइंट क्या है, लोन अगर दिया है तो लोन देने का भी रजिस्टर बनाना है, लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर भी बनाना है। याद हो गया सर? 3 और 4 एक जैसे हैं। लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर मतलब लोन दिया है तो उसका भी रजिस्टर बनाना है, और उससे जो रिकवरी हो रही है उसका भी रजिस्टर बनाना है। क्या ये याद रहेगा? लोन देने का रजिस्टर, लोन का रिकवरी का रजिस्टर। और फर्स्ट और सेकंड में क्या था बताओ? फर्स्ट और सेकंड में क्या था? हाँ, तो फर्स्ट में क्या है, कैश सेल्स, जो अपना क्या है कैश सेल्स समरी रजिस्टर। दूसरे में क्या है कि जो डेटर से कलेक्शन होगा वो रजिस्टर। तो मतलब एक तरीके से कैश रजिस्टर ही होगा दोनों टाइप के। ठीक है, फिर लोन रिकवरी का रजिस्टर, लोन देने का रजिस्टर। लास्ट में क्या लिखा है, एनी अदर कॉलमनर सब्सिडरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। बाकी और भी रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं और भी बुक्स मेंटेन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। बोलो याद रहेगा? ठीक है सर, रिवीजन में हमारा पर्पस ये होता है कि समझने के साथ साथ याद हो, वो मेन है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर होल्डिंग, क्या लिखा है सर? क्या लिखा है? इस पर एमसीक्यू बन सकता है। इन द केस ऑफ सोसाइटी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, तो वेयर अ लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज लिमिटेड, नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज वुड एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल बोलो ना सर कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में 20% से ज्यादा होल्डिंग किसी की नहीं होगी। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं उसमें 20% तक ही
किसी एक मेंबर की होल्डिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा होल्डिंग किसी एक मेंबर की नहीं हो सकती। क्या ये समझ में आया? बताओ। इसमें साथ में क्या लिखा है, अगर वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो 1,000 रुपये से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, ना तो 20% इन नंबर ऑफ शेयर्स एक्सीड करना चाहिए और ना ही वैल्यू एक्सीड करना चाहिए, दोनों मेंटेन करके चलना है। क्या ये क्लियर है? बताओ क्या बोला मैंने, कितनी शेयर होल्डिंग हो सकती है सर? नंबर्स में बोले तो 20% ऑफ टोटल शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तक ही आप होल्ड कर सकते हो। मान लो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 100 शेयर हैं, तो आप मैक्सिमम कितने शेयर, एक आदमी कितने शेयर होल्ड कर सकता है? 20 तक। और वैल्यू में 1,000 रुपये की वैल्यू तक ही आप शेयर होल्ड कर सकते हो। सर इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, उसी पर तो एमसीक्यू आना 2 नंबर का। क्या एक्सेप्शन है? ये देखो ना, रेड से लिखा है ना, अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। इसका मतलब क्या, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में 30% की शेयर होल्डिंग कर सकती है। हाँ, इसका मतलब इंडिविजुअल मेंबर 20% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ही आपकी सोसाइटी का मेंबर है तो वो 20% से ज्यादा भी होल्डिंग कर सकती है, ऐसा ये एक्सेप्शन ग्रुप में दिया। ठीक है सर, फिर क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स। इसमें ये बताया है कि देखो भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब गरीबों का ग्रुप, प्लीज इसको अदरवाइज मतलब नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं। तो भाई गरीबों का ग्रुप हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, तो अगर लोन लेने की बात हो तो अपनों से मत लेना, दूसरों से पैसा ले लो जितना लेना है। नहीं तो वैसे ही सब गरीब है, अपन गरीबों का ग्रुप है ना, तो अपनों से मत लो, बाहर वालों से लोन लो। क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 29 ऑफ सेंट्रल एक्ट, क्या लिखा है, ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है लोन लेने पर। क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक अ लोन टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। However, with the special sanction of the registrar, registered society may make a loan to another registered society. आगे क्या लिखा था, स्टेट गवर्नमेंट में फर्दर पुट सच रेस्ट्रिक्शंस। चलो अपन अब बात करते हैं किस पर, 6 नंबर की हेडिंग पर, जिसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स। एक लाइन में लिखा है, अपने मेंबर्स के अलावा किसी को उधार मत देना। अरे भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब गरीबों का ग्रुप, अदरवाइज मत लेना, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ समझाने के लिए। यार आप बताओ कि अपन गरीब हैं, तो अपन अपने मेंबर्स के अलावा बाकी लोगों को क्यों लोन दे रहे हो? अपने पास इतना है क्या कि दूसरों को पैसा बांटने लगे अपन? नहीं ना। तो नॉर्मली आप याद रख सकते हो कि अगर पैसे देने की बात आए तो अपनों के अलावा किसी को मत देना, और लेने की बात है तो अपनों से मत लेना, बाहर वालों से ले लेना। समझ रहे हो ना? ये दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा। क्या लिखा है सर, A registered society shall not make a loan to any person other than a member। भैया अपने मेंबर के अलावा किसी और को मत देना, अपन ही गरीब है भैया, अपनों को ही हो जाए, दूसरों को तो बाद में दे देंगे हम, है ना। तो अपनों के अलावा, अपने मेंबर्स के अलावा किसी और को लोन नहीं देना। समझ में आया? ठीक है। हाउएवर, अगर आपको फिर भी देना है तो मम्मी से पूछ के दे सकते हो, मतलब रजिस्ट्रार से पूछो, रजिस्ट्रार से स्पेशल परमिशन लो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को भी लोन दे सकते हो। बोलो यारो, तो नॉर्मली क्या लोन देना है मेंबर्स के अलावा किसी और को नहीं देना, नहीं देना, हम अपनों को बस देंगे, बाहर वालों को नहीं देंगे। फिर भी सर क्या एक्सेप्शन है, आप चाहो तो रजिस्ट्रार से पूछ के दूसरी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकते। क्यों सर, ऐसा क्यों एक्सेप्शन बनाया? क्योंकि वो तो अपने ही जैसे है ना, अपन भी गरीब वो भी गरीब, तो ठीक है ना, चल जाएगा। ठीक है, अपन उन पर भरोसा कर सकते, भाई भाई हो गया ना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में फर्दर पुट सच रेस्ट्रिक्शन एज इट थिंक फिट ऑन द लोनिंग पावर ऑफ द सोसाइटी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लोन से रिलेटेड और भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इस पर कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। मेनली आपको यही ध्यान रखना है जो ग्रीन पेन से लिखा है, अपने मेंबर्स के अलावा किसी को लोन नहीं देना है। फिर भी अगर देना है तो क्या करना है, अपने रजिस्ट्रार से पूछ के एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप लोन दे सकते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग, अपने मेंबर से उधार मत लो, अपनों से उधार नहीं लेना, उधार बाहर वाले से, दूसरों से उधार ले लो। अपने तो गरीब है ना, उनसे क्या मांग रहे हो पैसा? ठीक है, तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी सेल एक्सेप्ट लोन एंड डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट मेंबर। किससे पैसा लेना है? हु आर नॉट मेंबर्स, मेंबर्स से नहीं लेना, किसी और से लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिट्स ऑफ द बायलॉज, तो जनरल बात हो गई। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इस पर आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसलिए लिखा है ए कैटेगरी। 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी गरीबों का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे? शेयर्स में लगा दे, शेयर मार्केट में डुबा दे पूरा पैसा? नहीं, कहाँ इन्वेस्ट करे? सेफ जगह पर, सेफ जगह पर। सेफ जगह कौन सी है? फर्स्ट, या तो सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब एक तरीके से सरकारी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा। हाँ सेफ, सरकार से अच्छा कोई होगा क्या सेफ? ठीक है, तो या तो सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दो, या फिर कोई भी और कोऑपरेटिव बैंक में कर दो।
या तो सरकारी कोऑपरेटिव बैंक में कर दो या फिर कोई भी और कोऑपरेटिव बैंक में कर दो, लेकिन मम्मी से पूछ लेना, रजिस्ट्रार से पूछ के ही ऐसा करना। तो ये तो हो गए दोनों बैंक। फिर क्या लिखा है, जो सिक्योरिटीज कहां बताई गई हैं, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का जो सेक्शन 20 है उसमें जिन सिक्योरिटीज का जिक्र किया गया है उन सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली उनमें किन का जिक्र किया गया है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह हैं, जो सेफ सिक्योरिटीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की बातें की गई हैं। इसके अलावा आप शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड और डिवेंचर किसी और सोसाइटी जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दो तो हो गए बैंक, ये हो गया बैंक वाला पार्ट। ये दोनों में क्या हो गया, सिक्योरिटी वाला पार्ट, शेयर सिक्योरिटीज काइंड ऑफ। तो या तो आप उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो जो सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में बताई हैं, या फिर तुम कहाँ कर सकते हो, जो भी आपके शेयर, सिक्योरिटीज या बॉन्ड डिवेंचर हैं किसी अदर सोसाइटी के, तो उसमें भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये तो बराबरी वाली, भाई भाई वाली बात हो गई फिर से, है ना। ठीक है, लास्ट क्या है सर, कहीं भी लगा दो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट परमिट कर दे। तो 2 पॉइंट बैंक से रिलेटेड हो गए, 2 पॉइंट सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए, और लास्ट में क्या बोल दिया, और कहीं भी लगाना तो लगा देना जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे वहां लगा दे। ठीक है, बढ़िया। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फिर से एमसीक्यू लिखा है ना, एमसीक्यू की नजर से देखना है मुन्ना, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 33 ऑफ सेंट्रल एक्ट, अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड और बोनस टू मेंबर। भाई प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटने से पहले या बोनस के रूप में बांटने से पहले, ऐसा कुछ भी करने से पहले एक अप्रोप्रिएट परसेंटेज आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड में। पहले ऐसा कोई प्रोविजन कंपनी एक्ट 2000 कंपनी एक्ट में भी हुआ करता था, पर अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब कंपनीज को कोई परसेंटेज किसी रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, क्योंकि ये पुराने एक्ट से मैच होता है थोड़ा बहुत। तो क्या लिखा है सर, कि आपको प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले या बोनस टू मेंबर्स देने से पहले आपको क्या करना है, एक फिक्स परसेंटेज रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है। फिर क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस। देखो सितंबर 24 में एमसीक्यू आ ही गया ना, अब समझ रहे हो कि एमसीक्यू एमसीक्यू क्यों लिखा है, 2 नंबर फ्री के मिल रहा है। तो क्या लिखा है सर, क्या गरीब भी अब दान करेंगे, मतलब जिनके पास नहीं है क्या वो भी दान करेंगे, तो नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए यार ऐसा, फिर भी मम्मी से पूछ के तो सब कुछ हो सकता है। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 रजिस्टर्ड सोसाइटी विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, बिना परमिशन के नहीं दे सकते हो, गरीब हो, काय को पैसा दे रहा, तुम्हारे पास नहीं है, तो अगर दान देना ही है तो रजिस्ट्रार से पूछ लो, और फिर भी कितना देना, ज्यादा से ज्यादा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% से ज्यादा दान मत करना भाई, और वो नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, जब आप जो कंपलसरी, जो अपन ने पढ़ा ना ऊपर, कि प्रॉफिट बांटने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको एक रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो प्रॉफिट निकाला, उसमें से एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया, फिर जो बचा उसका 10% निकाला जाएगा, उससे ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा चैरिटी आप नहीं कर सकते। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है। अगला, क्या एजुकेशन फंड में कॉन्ट्री कर सकते हैं, तो हाँ सर, कुछ स्टेट एक्ट में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, सम ऑफ द स्टेट एक्ट क्या बोलते हैं कि एवरी सोसाइटी शैल कॉन्ट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स द एजुकेशन फंड ऑफ द स्टेट फेडरल सोसाइटी एट द अप्रोप्रिएट रेट। कुछ एक्ट कहते हैं कि हर एक सोसाइटी को एनुअली कुछ ना कुछ कॉन्ट्री तो करना ही पड़ेगा एजुकेशन फंड में। हमें क्या ध्यान रखना है सर, कि इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाएगा, ना कि अप्रोप्रिएशन, मतलब टैक्स की बचत तो हो ही जाएगी। इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाएगा, मतलब आपका नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको खर्चा माना जाएगा और इसको घटाया जाएगा, इसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नोट्स बने, अगर आप ढंग से पढ़ो तो प्रॉपर बोल्ड कर रखा है, जहां जहां हाईलाइट, एमसीक्यू जो भी है वो सब लिखा हुआ है, इवन हेडिंग्स भी लिखी हैं। जैसे मान लो ये दिख रही है 7 हेडिंग्स, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पूरा एक बार पढ़ लो, फिर इन हेडिंग्स को देखकर यहीं बोलकर देख लो, रिवाइज करके देख लो। सही है ना मुन्ना। चलो, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस और यूटिलाइजेशन एज वर्किंग कैपिटल। सिंपल शब्दों में अपन ने ये तो पढ़ लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, अपन ने अभी भी पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, डिविडेंड के रूप में बांटने से पहले, एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज से एक रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। हाँ सर, करना पड़ता है। तो अब बताओ, वो जो रिजर्व फंड होगा, क्या वो कैश की फॉर्म में रखा होगा, कोई गुल्लक है क्या वो, नहीं ना, पिगी बैंक है क्या वो, नहीं। तो उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो उस पैसे पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होगा ना। तो इसलिए उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वही लोग पूछ रहे हैं। मतलब मेन वर्ड क्या है,
कि बताओ रिजर्व फंड तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते, इतना सिंपल है, इसको भी अच्छी जगह करना। या तो भाई सोसाइटी के बिजनेस में ही यूज कर लेना है एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या फिर इन्वेस्ट कर देना एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वही 4-5 जगह, स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक जिसको एज अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार, याद आ रहा है, फिर वो ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज, ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 20, उसमें जो सिक्योरिटीज बताई हैं वो, या अदर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की सिक्योरिटीज, या फिर कहीं भी जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट परमिट करे, वही ना, तो वहाँ इन्वेस्ट कर दो, या फिर अपने बिजनेस में ही लगा दो वर्किंग कैपिटल के रूप में, और या फिर किसी और पब्लिक पर्पस के लिए भी कर सकते हो, विच इज लाइकली टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, अगर उससे सोसाइटी के ऑब्जेक्ट प्रमोट हो रहे हो तो वहां भी लगाओगे तो भी चलेगा। क्या ये क्लियर है? अब हम आ जाते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट। स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, सुनिएगा ध्यान से। कितनी बातें पढ़नी है हमें? टोटल 8 बातें हमें यहां पर कवर करके चलनी है, राइट। चलो तो अपन शुरू कर देते हैं कहां से? एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट। क्या लिखा है सर? देखो सबसे मेन ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही चेक करना पड़ता है। क्यों सर, क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि ना इनकी अगर ये पैसा ना आए, ओवरड्यू डेट हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस ऑन द वर्किंग ऑफ द क्रेडिट सोसाइटी। अगर ओवरड्यू पैसा हो गया और पैसा ना आए तो फिर तो क्या है, मतलब आपका बिजनेस ही ठप हो जाएगा ना। तो बोले इसकी कॉन्सिक्वेंस बहुत भारी होते हैं, इसका वर्किंग कैपिटल पोजीशन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें ओवरड्यू डेट का एग्जामिनेशन अच्छे से करना हो। तो सर करना क्या है? करना यह है कि जो ऑडिटर है उसको क्लासिफाई करना है और रिपोर्ट करना है क्या? ओवरड्यू डेट को। कैसे करना है? वो वाले ओवरड्यू डेट जो फॉर अ पीरियड फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स है एंड मोर देन 5 ईयर्स है। क्या करना है सर बताओ? ऑडिटर को ओवरड्यू डेट का क्लासिफिकेशन करना है 2 पार्ट में। ऑडिटर को ओवरड्यू डेट का क्लासिफिकेशन करना है 2 पार्ट में। पहला, जिनको 6 महीने से 5 साल के बीच के हैं, जो 6 महीने से 5 साल के बीच हैं वो एक साइड कर लो, और जिनको 5 साल से भी ज़्यादा हो गए ओवरड्यू हुए तो उनको अलग करना है। ऐसा क्लासिफिकेशन करके ऑडिटर को देना है। ऑडिटर को ये भी बताना है कि इनके चांसेस ऑफ रिकवरी क्या है। तो इन ओवरड्यू डेट को अच्छे से एनालाइज करो और बताओ कि इनके चांसेस ऑफ रिकवरी क्या हैं, और फिर इनको क्लासिफाई करना है गुड और बैड में। ठीक है, जिनके चांसेस ऑफ रिकवरी ज़्यादा हैं वो गुड में आ जाएंगे और अदरवाइज बैड में आ जाएंगे। इसके अलावा ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि क्या प्रॉपर प्रोविजंस बनाए हैं फॉर डाउटफुल डेट या नहीं बनाए हैं। बोलो यारो, वेदर द सेम इज सेटिस्फैक्टरी और 3 चीज़ें करना है। पहली बात, आपको ओवरड्यू डेट को क्लासिफाई करना है 2 पार्ट में, 6 महीने से 5 साल में और मोर देन 5 ईयर्स में। ये क्लासिफिकेशन आपने कर दिया। दूसरा क्या है, आपको एक और क्लासिफिकेशन करना है, उनके चांसेस ऑफ रिकवरी को चेक करते हुए बताना है कि कौन से ओवरड्यू डेट गुड में आएंगे, कौन से ओवरड्यू डेट बैड में आएंगे। तीसरा, आपको ये भी देखना है कि एडिक्वेट प्रोविजन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। क्या ये क्लियर है? एक लाइन जो अलग से लिखी वो क्या लिखी कि ओवरड्यू डेट को इसलिए चेक करना होता है क्योंकि ओवरड्यू डेट का कॉन्सिक्वेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बहुत बुरा होता है। सही है ना? ओके सर। ओवरड्यू इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला है? एमसीक्यू में आ सकता है। बोले ओवरड्यू इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करा जाता है फ्रॉम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड ड्यू वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। भैया जब प्रॉफिट निकाल रहे हो ना तो कोई इंटरेस्ट अगर ओवरड्यू हो गया है तो उसको इनकम में से हटा दो, उसको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में काउंट मत करो। भाई बताओ, मुझे बताओ, अगर इंटरेस्ट आ गया वो तो इनकम है ही, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो भी इनकम है, एक्रूअल बेस पे काउंटिंग होती है ना। अगर इंटरेस्ट आ गया तो वो तो इनकम है ही, इंटरेस्ट नहीं आया आउटस्टैंडिंग है तो वो भी इनकम है, एक्रूअल बेस पे काउंटिंग होती है। तो इनका कहना है कि अगर कोई इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया है तो उसको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में मतलब वो आपकी इनकम नहीं है, उसको एक्सक्लूड करो। ठीक है, ओवरड्यू इंटरेस्ट का मतलब बताया है। अगर मान लो आपने किसी को लोन दिया है और उसका मूल, उसका प्रिंसिपल ही ओवरड्यू हो गया है, वो ही नहीं आया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आना था उसको ओवरड्यू इंटरेस्ट कहा जाएगा। तो सर आगे क्या बोला है? इन प्रैक्टिस एन ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व इज क्रिएटेड। ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अलग से बना लेते हैं और क्या करते हैं उसका, जो भी क्रेडिट करा है आपने ओवरड्यू इंटरेस्ट अकाउंट में, जो भी आपने मान लो, समझना, एक इंटरेस्ट अकाउंट है, ये इनकम वाला अकाउंट है, एक इंटरेस्ट अकाउंट है जो कि इनकम वाला अकाउंट है। उसमें मान लो आपने कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड करके रखा था, अब आपको पता चला कि वो ओवरड्यू हो गया है। समझ रहे हो ना बात क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट अकाउंट एक इनकम अकाउंट हो गया अपने लिए, उसमें आपने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को भी शामिल करा होगा, हाँ वो भी आपकी इनकम है क्योंकि आप एक्रूअल बेस पे काउंटिंग करते हो। अब मान लो जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था वो आज क्या हो गया है, ओवरड्यू हो गया है। तो अब क्या करो, उसको आप वहां से हटा दो, आप उसको इंटरेस्ट अकाउंट से निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो। लेकिन सर उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो रखना ही है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी कोशिश तो करेगी कि वो पैसा भी रिकवर हो जाए। तो उसके लिए क्या करें,
तो उसके लिए ये करो कि आप इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट बना दो अलग से, उसमें कंट्रोल पर्पस के लिए वहां पर अपन लिखते जाएंगे और कलेक्शन पे काम करते रहेंगे। बाकी मेन इनकम वाला जो इंटरेस्ट अकाउंट है उससे तो एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट क्या लिखा है सर? एज पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स 1961, bad debts can be written off only when they are certified as bad by the auditor। माय गॉड, क्या लिखा है? ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्मली आप मुझे बताओ कि आपकी कंपनी में बैड डेट, बैड हो गए, मतलब कोई डेटर से पैसा नहीं आना, ये फाइनलाइज कौन करता है? आपकी कंपनी का मैनेजमेंट करेगा या जो भी अप्रूवेट अथॉरिटी होगी वो करेगी। यहाँ पर क्या लिखा है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1961 के हिसाब से बैड डेट है या नहीं, इसको सर्टिफाई कौन करता है? ऑडिटर करता है। एमसीक्यू बन सकता है, समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा वेयर नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, अगर जैसे महाराष्ट्र में तो ये होता है, बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पर जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी होगी वो इस राइट ऑफ को ऑथराइज करेगी कि मतलब कोई डेटर है उसको राइट ऑफ करना है नहीं करना है, ये मैनेजिंग कमेटी का काम है। और महाराष्ट्र वाले उसमें क्या हो रहा है? ऑडिटर सर्टिफाई कर। अभी आ जाए तो देख लेना। फिर क्या है सर? असेट लाइबिलिटी का वैल्यूएशन कैसे चेक करना है? तो इनका ये कहना है कि असेट लाइबिलिटी के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है एक्ट या रूल्स के अंदर। तो फिर क्या करें सर? जहां स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है एक्ट या रूल के अंदर, वहां क्या करें? जनरल प्रिंसिपल्स आप लगा दो वैल्यूएशन के। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है और ऑडिटिंग है उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ असेट में क्या क्या चेक करोगे, या असेट में क्या क्या चेक करोगे, सॉरी, असेट में क्या क्या चेक करोगे आप? एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन, अजर्सन्स आ गई सारी, है ना? तो असेट लाइबिलिटी में क्या वेरीफाई करना है? कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, इसलिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग लगाएंगे। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ असेट कैसे किया जाएगा? उसमें आप वही सब चीजें जो नॉर्मली देखते हो, एग्जिस्टेंस चेक कर लो, ओनरशिप चेक कर लो और वैल्यूएशन चेक कर लो। ठीक है। फिक्स असेट में हम और देख सकते हैं कि क्या कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा के दिखाया कि नहीं दिखाया। ठीक है सर। इसके अलावा अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस हुए हैं असेट के एक्विजिशन में या उसके इंस्टॉलेशन में कोई खर्चे हुए हैं तो उनको भी प्रॉपरली कैपिटलाइज करा कि नहीं करा, ये चेक कर लेंगे। फिर अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट में और प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो है फिक्स असेट की, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, तो आपको एक नोट डालना है रिगार्डिंग प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, मतलब कुल मिला के नोट्स अकाउंट में बता देना है इस डिफरेंस के बारे में। ठीक है, ताकि प्रॉपर डिस्क्लोजर हो जाए। आप ऐसे समझो कि जो नॉर्मली आप करते हो वही करना है, समझ रहे हो? नॉर्मली जो फिक्स एसेट को हम चेक करते हैं ना, यही चेक करते हैं ना कि फिक्स एसेट आई तो एक्विजिशन के जो खर्चे हैं वो कैपिटलाइज करे कि नहीं करे, इंस्टॉलेशन के खर्चे कैपिटलाइज करे कि नहीं करे, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूशन, ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। और क्या, यही सब तो होता है। फिर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाया कि नहीं घटाया, ठीक है ना? इसके अलावा अगर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग नोट दिया कि नहीं दिया नोट्स टू अकाउंट में, ऐसा कुछ है ना। फिर करंट असेट में क्या करते हो आप? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करते हो, तो वही लिखा है, ये चेक कर लेंगे ऐसा करा कि नहीं करा। लाइबिलिटीज में क्या करोगे? छुपाने का डर रहता है तो देख लो क्या सारी की सारी ऑल दी नॉन लाइबिलिटीज आर ब्रॉट इनटू द अकाउंट, क्या सारी नॉन लाइबिलिटीज इन्होंने दिखाई हैं या नहीं दिखाई हैं। ठीक है। और अगर कंटेंजेंट लाइबिलिटी तो उसको प्रॉपरली नोट में, मतलब नोट्स अकाउंट में दिखाया कि नहीं दिखाया। क्या ही क्लियर है? ठीक है। आगे क्या लिखा है सर? एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, अगला हेडिंग क्या है सर? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मतलब जिस किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी ना किसी उद्देश्य के साथ बनाया जाता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जाता है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हीं ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पर चल रही है जिनके लिए उसे बनाया गया था, तो हम बोलेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, अदरवाइज हम बोलेंगे नहीं कर रही है। ठीक है। क्या लिखा है? द ऑडिटर विल हैव टू असर्टेन हाउ फार द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप हैव बीन अचीव्ड इन द कोर्स ऑफ वर्किंग। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, किस हद तक अचीव कर पा रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या लिखा है? द असेसमेंट इज नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो केवल इससे असेसमेंट नहीं होगा, बल्कि इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ बेनिफिट्स टू मेंबर। तुम्हारा मेन काम तो यही कि अपने मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाओ। तो आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, ये केवल प्रॉफिट से नहीं देखेंगे, बल्कि इससे भी देखेंगे कि कितना प्रॉफिट आप पहुंचा रहे हो, बेनिफिट पहुंचा रहे हो अपने मेंबर्स के लिए, जिसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी। फिर क्या लिखा है? वाइल ऑडिटिंग द एक्सपेंस, अगर आप एक्सपेंस का ऑडिट कर रहे हो तो आपको देखना है कि क्या इकोनॉमिकली खर्चा किया गया है, कोई वेस्टेज ऑफ फंड तो नहीं हुआ है, गरीबों का पैसा है यार, है ना।
फिर क्या लिखा है, मिडिल मैन कमीशन आर अवॉइडेड। भाई इन्हीं सब पर्पस के लिए तो बनाई थी, कोई वेस्टेज ना हो, कोई फालतू खर्चा ना हो, मिडिल मैन कमीशन अवॉइड हो जाए, ना लगे, है ना। एंड परचेजेस आर मेड बाय द कमेटी मेंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर्स। ठीक है, तो जो परचेज की जा रही है वो होलसेलर से करोगे तभी तो सस्ता पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, याद है गवर्नमेंट ऑडिट में पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट शुड बी फॉलोड फॉर द पर्पस। डन। तो ये हो गया एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। फिर क्या लिखा है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स। क्या लिखा है सर, देख के लग रहा है कि प्रोविजंस जो भी है रूल्स और एक्ट के वो फॉलो करे कि नहीं करे, नहीं करे तो रिपोर्ट कर देगा ऑडिटर। देखो क्या लिखा है, एन ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट द इनफ्रिंजमेंट, मतलब नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या ढूंढना है कि कहीं इन्फ्रिंजमेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल्स एंड बायलॉज। ऑडिटर को चेक करना है कि कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं करा है, नॉन कंप्लायंस तो नहीं करा है। अगर करा है तो क्या बताना है, द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ सच इन्फ्रिंजमेंट शुड बी प्रॉपर्ली असेस्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को बताना है कि इस नॉन कंप्लायंस का, इस इन्फ्रिंजमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे फाइनेंशियल वाले, है ना। एंड दे शुड बी रिपोर्टेड। तो तीन बातें हैं सर, ऑडिटर को देखना है कि कहीं नॉन कंप्लायंस या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉज या रेगुलेशन तो नहीं हुआ है, दूसरा उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और तीसरा उसकी रिपोर्टिंग करनी है ना। क्या पता कभी बन जाए क्वेश्चन 2-3 नंबर में, वैसे तो चांसेस कम है। फिर क्या लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक। बोलो यार क्या कहते हो। तो भाई इसके अंदर क्या बताया है, इसमें बोला है यार कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन दिया है अपने मेंबर्स को, तो मेंबर्स के पास उनकी पासबुक होती है, उस पासबुक में एंट्रीज होती है। ठीक बात है। तो एक तो मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन दिया है मेंबर्स को, तो मेंबर्स की पासबुक में डिटेल होगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी डिटेल मेंटेन होगी। तो ऑडिटर को चेक करना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन गिवन के रिगार्डिंग डिटेल मेंटेन करी है वो सही है कि नहीं। तो उसको आप किससे मैच कर सकते हो, सामने वाले की पासबुक से मैच कर लो आप, जो मेंबर्स की है। ठीक है, तो उससे मैच कर सकते हो। इसके अलावा आप जो वो मेंबर्स उनसे पर्सनली मिलना चाहिए आपको, ऐसा बोला है यहाँ पर आपको। अगर थोड़ा भी 19-20 लगे आप पर्सनली मिलो और पूछो कि क्या स्टेटस है लोन गिवन का या जो भी है ना। सो क्या लिखा है, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन मेंबर्स पासबुक रिगार्डिंग द लोन गिवन एंड इट्स रीपेमेंट। ठीक है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन दिया है और जो भी उसका रीपेमेंट वगैरह आया है, उसके लिए आप क्या देख सकते हो, एंट्रीज इन मेंबर्स पासबुक देख सकते हो। एंड आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो उन लोन बैलेंसेस की। इसमें लिखा है इन पर्सन इज वेरी मच इंपोर्टेंट इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप पर्सनली मिलकर, जैसे नॉर्मली अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करके भेजते हैं, यहाँ पर बोला पर्सनली मिलो आप। ठीक है, टू एश्योर दैट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बुक्स में क्या एंट्रीज करी हैं उसको पासबुक जो मेंबर्स को दी है उनसे कंपेयर कर लो आप, प्लस आप चाहो तो इन पर्सन मतलब डायरेक्टली उनसे मिलकर कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, फिर लिखा है स्पेशल रिपोर्ट टू दी रजिस्ट्रार। देखो सितंबर 24, मैंने आपको, देखो ये तो बाद में आया, मैंने जब आपको पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है। सीधी बात है, 5-6 हेडिंग है इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, उनमें से एक तो ये आ ही गई है। मुझे लगता है अब तो ये चांस कम है, ठीक है, लेकिन अपन तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या लिखा है सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, यदि ऑडिटर को लगता है कि कोई सीरियस इरेगुलरिटीज है इन दी वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। अगर ऑडिट करते समय ऑडिटर को ये लगता है कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग में सीरियस इरेगुलरिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े सीरियस इश्यूज दिखाई देते हैं, तो वो ऐसे मैटर को रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर सकता है, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और उसमें इन सब चीज़ों के बारे में वो बताएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा था, रजिस्ट्रार ऑन रिसीट ऑफ सच स्पेशल रिपोर्ट मे टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दी सोसाइटी। मैं ऑडिट कर रहा था, मुझे कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज नजर आई, वो सबकी मैंने एक रिपोर्ट बनाई, मैंने वो किसको दे दी, रजिस्ट्रार को दे दी। रजिस्ट्रार क्या करेगा सर, उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। ठीक है सर, इन दी फॉलोइंग केसेस फॉर इंस्टांस अ स्पेशल रिपोर्ट में बी नेसेसरी। तो देखो क्या है, तो कुल मिलाकर जो मेन आंसर है वो ये होने वाला है कि वो कौन सी सरकामस्टेंसेस हैं, वो कौन सी सरकामस्टेंसेस हैं जिनमें ऑडिटर को ऐसा लगेगा कि यार सीरियस इरेगुलरिटी है। भाई ऑडिटर को सीरियस इरेगुलरिटी नजर आएगी तो ही रजिस्ट्रार को बताएगा, नहीं तो नॉर्मली अपनी रिपोर्ट से ही काम चला लेगा, वो अपनी रिपोर्ट में ही सब बता देगा। पर सीरियस इरेगुलरिटी मिली तो रजिस्ट्रार को बनाना है, रजिस्ट्रार को बताना है और स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताना है। तो बोले वो सीरियस इरेगुलरिटीज क्या क्या हो सकती है। तो पहला बोला है कि अगर ये लोग पर्सनल प्रॉफिटियरिंग के लिए काम करने लगे, खुद के फायदे में काम कर रहे हैं,
ठीक है, विच इज अल्टीमेटली डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के इंटरेस्ट में थोड़ी है, खुद के फायदे में काम क्यों कर रहे हैं, सारे मेंबर्स के हित में काम करना पड़ेगा आपको। दूसरा, फ्रॉड वगैरह मिला है, एक्सपेंस, परचेज, प्रॉपर्टी, स्टोर्स, किसी भी चीज से रिलेटेड, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है तो भी इसे सीरियस इरेगुलरिटी माना जाएगा। फिर अगर मिसमैनेजमेंट मिला है आपको, मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी ऐसा डिसीजन ले रही है जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी ऐसा डिसीजन ले रही है जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो उसे माना जाएगा मिसमैनेजमेंट। फिर अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लोन देना इनका काम है, अगर ये लोग डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दे रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, चाचा भतीजे को लोन दे रहे हैं, वो वाला काम कर रहे हैं अगर, है ना, तो डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दे रहे हैं टू दी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि अपने रिलेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट को, है ना, या जानबूझ के नेग्लिजियंस कर रहे हैं, जानबूझकर पैसा रिकवर नहीं कर रहे हैं, रेकलेस एडवांसिंग, लापरवाही के साथ लोन दे रहे हो, अगर ऐसी कुछ हरकतें दिखाई देती हैं तो भी इसे सीरियस इरेगुलरिटी माना जाएगा। क्या क्या है बताओ, पर्सनल प्रॉफिट में काम कर रहे हो, विच इज अल्टीमेटली डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। दूसरा, कोई भी फ्रॉड, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस से रिलेटेड कोई फ्रॉड मिला है। फिर स्पेसिफिक एग्जांपल मिला है आपको मिसमैनेजमेंट का, मतलब आपका जो वर्किंग है ना वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में क्या हो रहा है, आप डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस बांट रहे हो, रेकलेस एडवांसिंग कर रहे हो, रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नेग्लिजेंस बरत रहे हो, ऐसी कुछ बात है ना। फिर क्या है सर, ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है सर, आफ्टर अ जजमेंट ऑफ एन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी द ऑडिटर हैज टू अवॉर्ड अ क्लास टू द सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा ऑडिट करने के बाद ऑडिटर को एक रेटिंग देनी पड़ती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। रेटिंग को इन्होंने क्या बोला है, क्लास। जैसे ओपिनियन देते ना नॉर्मली ऑडिट में, इनको क्लास देनी पड़ती है कि इस क्लास, ऐसा रेटिंग देनी पड़ती है काइंड ऑफ। तो पूरा ऑडिट करो, ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के बाद आपको क्या करना है, एक क्लास अवार्ड करना है टू दी सोसाइटी। अब ये जो जजमेंट होगा ये बेस्ड होगा क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा कि क्या रेटिंग देना है आपको, क्या क्लास अवार्ड करना है। तो उसके लिए क्राइटेरिया जो रजिस्ट्रार ने बताया उस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के आपको बताना है, मन से बत्ती नहीं देना है। जो रजिस्ट्रार ने क्राइटेरिया बताया है उसको ध्यान में रख के आपको उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक रेटिंग या क्लास अवार्ड करना है। फिर क्या लिखा है, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि यार उसको जो क्लास अवार्ड की गई है वो सही नहीं है, वो गलत है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील कर सकता है, मैनेजमेंट अपील कर सकता है रजिस्ट्रार के पास। और ऐसे केस में रजिस्ट्रार पता है क्या करेगा, ऑडिटर से बोल देगा कि तुमने जो क्लासिफिकेशन करा है, तुमने जो क्लास अवार्ड की है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसको एक बार और रिव्यू करो, देखो क्या ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेटिंग कुछ और देनी चाहिए थी और तुमने कुछ और दे दी है, ऐसा। इसलिए ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसलिए भैया किसी को रेटिंग या क्लास देते समय बहुत सोच समझ कर ही आपको ऐसा काम करना है। फाइनली, डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विथ मैनेजिंग कमेटी, क्या लिखा है सर, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ यार कि आप बताओ ऑडिट रिपोर्ट कभी भी फाइनल आप अपने आप में ही कर लेते हो कि पहले मैनेजमेंट से उनसे डिस्कस करते हो। ऑब्वियसली सर डिस्कस करते हैं, तो पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट, रफ रिपोर्ट जो होती है वो डिस्कशन करते हैं, फिर फाइनलाइज होती है। तो क्या लिखा है, ऑन कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट ऑडिटर शुड आस्क द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी टू कन्वेन द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग टू डिस्कस द ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट। मतलब जैसे ही ऑडिट हो जाए तो आप जो सोसाइटी का सेक्रेटरी है उससे कहो कि यार मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाओ, मुझे उनसे ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करनी है। और ऑडिट रिपोर्ट शुड नेवर बी फाइनलाइज विदाउट डिस्कशन विद द मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, माइनर इरेगुलरिटीज में बी गॉट सेटल्ड एंड रेक्टिफाइड, छोटी मोटी इरेगुलरिटीज होंगी तो उनको सेटल कर लिया जाएगा, रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। अगर कोई मैटर ऑफ पॉलिसी होगा तो उसे डिस्कस किया जाएगा इन डिटेल। बोलो यारो, यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट खत्म होता है। इसके बाद जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये मोस्ट टाइम पे है, तो इसको मैंने सेपरेट वीडियो में कवर करा है, बहुत छोटू सा वीडियो है, आप देख लेना। बोलो यारो जल्दी से थैंक यू बोलो, यस सर थैंक यू सो मच। चलो टाटा बाय बाय।